अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट एहतिशाम फ़रूक और आप देख रहे हैं एहतिशाम फ़रूक ऑफिशियल। अच्छा, तो आज की जो टॉपिक है, जो वीडियो का अनवान है, वो है हाउ स्टार्ट माई आर्किटेक्चर फॉर्म। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन देख सकते हैं। स्क्रीन में आपको सामने डिस्कस करता हूँ हाउ स्टार्ट माई ऑन आर्किटेक्चर फॉर्म। ये टॉपिक है, ठीक है। ये कंप्लीट सोल्यूशन हमने बनाया हुआ है। इसमें जो मेजर कैटेगरीज़ हैं वो दो हैं, जैसे कि ऑफिस बेस है और दूसरी है होम बेस। ठीक है, ऑफिस बेस और होम बेस जब काफ़ी लेंथी हैं तो इसको दो हिस्सों में हम डिवाइड कर लेते हैं। इसके जो टॉपिक्स हैं हम डिस्कस करते हैं पहले ऑफिस बेस सेटअप को। ठीक है, अच्छा, इसमें जो पॉइंट्स हैं वो आप सर नोट कर लें। अगर आपके पास कॉपी है, नोटबुक है, कोई भी चीज़ है, उसमें नोट लाजमी करिए। ये चीज़ें ना आप समझने वाली हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस की अपडेशन आपको मिलती रहे, अपडेट्स वगैरह। अच्छा, हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है हमारा एक्सपीरियंस का। ठीक है, और एक्सपीरियंस में हमने इसमें पहले बात कर लेते हैं, ताकि मैं आपको हाईलाइट कर लूँ ताकि हमें पता हो कि हमने ये वाली जो टॉपिक है ना, ये सारे के सारे डिस्कस कर लिए। ठीक है, कलर कोई भी हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मैंने ये एक्सपीरियंस हाईलाइट कर लिया। अच्छा, एक्सपीरियंस क्या चीज़ है? जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो डिग्री के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले जो चीज़ पढ़ाई जाती है वो होता है थ्योरीज। ठीक है, वो आपने पढ़ ली। उसके बाद आपको क्वेश्चन आता है आपके माइंड में कि यार अब हमने पढ़ तो लिया, अब हम उसको प्रैक्टिकल कब करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल जब आपने उसको करना है ना, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेटअप कैसे लगाएंगे, क्या होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं तीन तरह के लोग होते हैं, ठीक है, जो एक्सपीरियंस को गेन करते हैं। सबसे पहले वो लोग होते हैं जो डिग्री करने के बाद किसी जगह पर जॉब करते हैं और वहाँ से जो चीज़ें सीखते हैं तो वो उनका एक्सपीरियंस होता है। लेकिन वो जो एक्सपीरियंस होता है वो तो प्रोफेशन ही हो गया। ठीक है, तो उसके बाद दूसरी जो तरह के लोग होते हैं, दूसरी टाइप जो है लोगों की, वो है जो यूनिवर्सिटी के साथ साथ आगे या पहले वो मतलब उनका कोई रिलेटिव होता है, कोई रिश्तेदार होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेकर आगे काम करता है, जिसको आप कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। ठीक है, यानी कि कंस्ट्रक्शन की फील्ड का बंदा होता है, उसके साथ वो अटैचमेंट होके दोनों की हो जाती है और वो साथ साथ वो काम करता है। ठीक है, तो वो भी उसका एक्सपीरियंस बनता है। अच्छा, तीसरी जो चीज़ है, कोई यूनिवर्सिटी के साथ साथ किसी आर्किटेक्चर प्रोफेशनल, किसी रजिस्टर्ड आर्किटेक्चर फर्म में वो इंटर्नशिप कर लेता है डिग्री से पहले, मतलब या डिग्री के साथ साथ। इधर से यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, साथ साथ उसने अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करी, प्रैक्टिस उसकी स्टार्ट की, ताकि उसको पता होता है कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं वो हम प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, उसको ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो भी आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। लेकिन मोस्टली जो फर्म की आइडियोलॉजी है, उनकी तो नज़रिया यही है कि वो आपको जो जज करते हैं, आपका एक्सपीरियंस जो काउंट करते हैं वो आफ्टर डिग्री ही करते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो आप डिग्री से पहले कर रहे होते हैं, डिग्री के साथ कर रहे हो, वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कहलाता है। ठीक है, अच्छा, पर्सनल एक्सपीरियंस जब वो कहलाता है ना, तो लेकिन मैं तो आपको पर्सनली जब सजेस्ट करता हूँ, ठीक है, एज अ कंसल्टेंट आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपने जब भी अपना सेटअप बनाना है तो उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप फ्लॉप हो सकते हो। ठीक है, आपको जहाँ पर एक स्टेबल होने के लिए आपको 5 साल का वक्त लगना है, वहाँ पर आपको 10 से 15 साल का वक्त एक्स्ट्रा लग जाना है अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, और एक्सपीरियंस लाजमी लें, एक्सपीरियंस के बगैर आप फर्म ना बनाएं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर ही आप आगे उसको
बेहतर तरीके से इस चीज़ को लेकर चल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी काम होता है, आपको जब उसके बारे में पता ही नहीं होगा, आप थ्योरिकल तो कस्टमर को बता देते कि सर फॉर एग्जांपल कोई बंदा आपको कहता है कि यार मैंने ये प्लान बनाना, मैंने घर बनाना चाहता, तो आप उसको थ्योरिकली तो बता देते कि यार उसमें ये चीज़ होना चाहिए, स्पेशियस होना चाहिए, ये चीज़ वेंटिलेशन, लाइट्स, ये फलां ये चीज़ें तो होनी चाहिए, लेकिन आप उसको काम कैसे करके दिखाएंगे, असल बात तो ये है। और आपको ये भी नहीं पता कि आपकी फ़ीस क्या है। तो इन सारी जो चीज़ें हैं ना, इन सारी चीज़ों में जो पहले नंबर पे मैंने इसमें रखा हुआ टॉपिक वो है एक्सपीरियंस का, तो वो मैंने डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको पता लग गया होगा कि आपने जब भी ऑफिस बनाना है तो आपके पास पहले 5 साल तक का एक्सपीरियंस होना लाजमी है, फिर इस फील्ड में आइएगा, अदरवाइज़ आप फ्लॉप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है, वो आता है हमारा विजन। अच्छा विजन को भी हम लाइट कर लेते हैं, हमें पता कि भाई हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, लाइट्स हो गए। अच्छा विजन को डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा विजन में आता है, ऑप्शन बनाए हुए हैं मैंने आपके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क और क्रिएटिविटी। अच्छा जो क्रिएटिविटी है ये कुछ नेचुरल होती है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि कुछ लोग जो ब्रेन का राइट साइड यूज़ करते हैं, कुछ लोग लेफ़्ट साइड यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा क्रिएटिविटी वाले कौन से लोग होते हैं? जिन लोगों की ड्राइंग अच्छी होती है वो लोग इस फील्ड में बहुत जल्दी सक्सेस अचीव कर लेते हैं। जिनकी ड्राइंग्स अच्छी होती हैं, हैंड स्केचिंग अच्छी होती है, ठीक है, और आर्ट से उनका काफ़ी लगाव होता है, वो लोग इसमें बहुत अच्छी तरह सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। वो इस फील्ड में बहुत सक्सेसफुल बन जाते हैं जिनके पास क्रिएटिविटी होती है, नए से नए आइडियाज़, नए से नए, मतलब हर एक चीज़ में रिसर्च उनकी अच्छी होती है, ग्रिप होती है स्ट्रॉन्ग, हर एक चीज़ को सीखने का उनके पास जुनून होता है। और दूसरी जो चीज़ होती है ना सर, वो होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क। अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वर्क होता है, अब इसमें क्या होता है कि आपको, अगर आपको पता है कि ये काम 2 घंटे का है तो आपने 2 घंटे काम तो कर लिया है, लेकिन आपने इस पर एक्स्ट्रा काम भी करना है कि मतलब इससे और क्या चीज़ सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फ्री बैठे तो आपने स्केचिंग करने लग पड़ना है, ठीक, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है, आपका इसमें सबसे आपका फोकस होना चाहिए। ये वो काम है या ये वो फील्ड है कि इसमें अगर आप 100 में से 100% अगर आपकी तवज्जो ना होगी तो आप फ्लॉप होने के चांसेस होते हैं। ये बहुत एक्टिव माइंड का काम है, इसमें आपने अपने माइंड को बहुत ज़्यादा यूज़ करना होता है, ठीक है, और माइंड को कूल भी रखना होता है, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा ऑप्शन विजन का, ठीक है। अच्छा तीसरी बात है जो ज़रूरी थी वो मैं बता देता हूँ, वो है सर्विसेज। कि आया कि जब आप आर्किटेक्चर का ऑफिस ओपन करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो आपने सोचना है कि यार मैं ऑफिस भी हो गया, हर चीज़ मैंने कर ली, मेरा विजन भी क्लियर हो गया है और मैंने इसको लॉन्ग टर्म लेकर जाना है, शॉर्ट टर्म नहीं लेकर जाना, एक्सपीरियंस भी मेरे पास हो गया है, लेकिन अब मैं इसको सर्विसेज कौन से दूंगा, ठीक है। अब सर्विसेज में अब आपकी तो एक्सपर्टी जो होगी वो तो आर्किटेक्चर में है, ठीक है, लेकिन आपकी एक्सपर्टी कंस्ट्रक्शन में नहीं है, इंटीरियर में नहीं है, रेनोवेशन में नहीं है, टाउन प्लानिंग में नहीं है, अर्बन डिज़ाइनिंग में नहीं है, लैंडस्केपिंग में नहीं है, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे सर्विसेज? फिर आप स्टार्ट में आपने एक सर्विसेज देनी है आर्किटेक्चर की, क्योंकि आपकी जो एक्सपर्टी है, ठीक है। बाकी जब आपके पास काम ज़्यादा होता है फिर आप टीम बनाते हो, वो फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि कंस्ट्रक्शन के लिए आप एक कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लेते हो, ठीक है, या इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए कोई इंटीरियर डिज़ाइनर हायर कर लेते हो, रेनोवेशन के लिए एक और साइट इंजीनियर हायर कर लेते हो, टाउन प्लानिंग के लिए आप एक और आर्किटेक्ट हायर कर लेते हो जो सिर्फ टाउन्स को लैंडस्केपिंग के एक्सपर्ट हो, आप उसको ये काम दे देते हो, ठीक है। मतलब कि ये सर्विसेज, लेकिन कस्टमर को तो देखिए ना, उसने आना है, उसने तो ये चीज़ देख माइंड बना कि ये आर्किटेक्ट की फर्म है, उसके पास सारा कुछ है, तो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे कस्टमर को आर्किटेक्चर सर्विस ही देनी है। देखिए ये चीज़ आप मेन्यू में लिख लें, मतलब कि उसकी मेन्यू जो होती है आप उसमें लिख लें कि भाई हम ये सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। तो
उस सर्विसेज की जो कार्डबोर्ड होगा उसमें आपने ये चीज़ लिख देनी कि भाई हमने ये चीज़ देनी है। फिर स्टेप बाय स्टेप आप इस पर भी काम करिए और अपने साथ टीम प्रोफेशनल लोगों की जोड़िए, राइट लोगों को लेकर आना है, ठीक है। ऐसे लोगों को नहीं देना कि जिनको चंद पैसों की वजह से वो आपके कस्टमर ख़राब करें, आपको कहेंगे ठीक है सर मैं आपके साथ ठीक है, और बाद में आपके बैक से आपके कस्टमर भी ख़राब करें। इन लोगों से अवॉइड करना है, ठीक है। और जो सर्विसेज है वो आपने मतलब बता दिया कि आपने आर्किटेक्चर की, अगर आप एक्सपर्ट है तो आपने आर्किटेक्चर की देनी है, कंस्ट्रक्शन की है तो आपने कंस्ट्रक्शन को आगे लेकर रखना है, क्योंकि आपने सबसे पहले इसमें सारा कुछ करना है ना, बिल वगैरह हर एक चीज़ तो आपने मैनेज करनी है। तो अच्छा, उसके बाद जब हमने ये चीज़ें सर्विस भी हमारे पास हो गई है, कस्टमर को बता दें कि हम ये सर्विस देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है अथॉरिटीज़, ठीक है, इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। अच्छा, अथॉरिटीज़ में मैंने मेंशन किया हुआ है टीएमए को, डीएचए को, बहरिया को, ठीक है, टाउन ने लिखा लेकिन बहरिया है। आगे लिखा है एफडीए इनके फैसलाबाद का, और उसके बाद लिखा हुआ है एलडीए लाहौर, आरडीए रावलपिंडी, सीडीए इस्लामाबाद, ये मेंशन किया हुआ है। अच्छा, ये जो चीज़ें, ये डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के जो आपके प्लान को अप्रूव करते हैं, ठीक है। आपने इन इदारों से अपना जो प्लान बनाते हैं इनको अप्रूव भी करवा कर देना होता है, ठीक है। आपने इन इदारों से आपने रजिस्ट्रेशन करवा कर इनसे सबमिशन की ड्राइंग होती है उसको आपने सबमिट करवा कर आपने अप्रूव करके कस्टमर को हैंड ओवर करना होता है आपको, ठीक है। तो लाहौर में तो एलडीए है लाहौर में, ठीक है। अगर आप लाहौर से और लाहौर में ऑफिस बनाना चाहते हो तो एलडीए होगी, रावलपिंडी में स्टार्ट करते हो तो आरडीए होगी, और इस्लामाबाद में होती है तो सीडीए होती है, ठीक है। उसके बाद फैसलाबाद में काम करना चाहते हो तो एफडीए होगी, ठीक है। और ये चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद टीएमए होती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वो हर शहर में आपको टीएमए का इदारा मिल जाता है, हर शहर में आपको म्यूनसिपल कमेटी यानी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इदारा आपको मिल जाता है। आप टीएमए से भी रजिस्टर, ये इलाकों की डिवाइडेशन होती है, मतलब उसमें कुछ इलाके टीएमए के हदूद में आते हैं, कुछ इलाके एफडीए के हदूद में आते हैं, एलडीए आरडीए सीडीए की हदूद में आते हैं। तो आपने क्लियर कर लेना है खदमत मरकज़ जाकर नादरा का कि ये वाला इलाका किस एरिया में आता है, ये सोसाइटी किस एरिया कहाँ से अप्रूव होगी, ठीक है। ये आप सोसाइटी से भी, जिसका ऑफिस होगा आप उनसे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अच्छा, ये भी मैंने आपको बताया। इसमें लिखा हुआ है डीएचए और बहरिया। अब डीएचए और बहरिया कुछ सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस अपने होते हैं, वो खुद अप्रूव वगैरह करते हैं, ठीक है। इसलिए अब डीएचए में भी अपने फॉर्म जमा करवा कर रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, बहरिया टाउन में भी आप अपना करवा सकते हो, रजिस्ट्रेशन करवा कर आप उनसे भी अप्रूव ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है। अच्छा, लिखा हुआ है एनटीएन यानी कि एनटीएन यानी कि एफबीआर। आपने अपना एनटीएन लाजमी बनाना है, क्योंकि गाइस ये आपका जो काम है ना, ठीक है, ये बहुत ही सेंसिटिव, ठीक है, रिस्क वाला, और मतलब कि बहुत प्रोफेशनली, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इसमें पैसे होते हैं, ठीक है। इसमें मनी एक्सचेंज काफ़ी होती है, मतलब कि आपका जो काम गुजारी बात है, आपको पता है जो महंगाई हुई है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें 5 मरले का अगर आप घर बनाते हो तो आपको पता है 1.5 से 1.25 करोड़ रुपया तो लग जाता है, ठीक है। एक करोड़ से लेकर, आप बजट बता रहा हूँ, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के अंदर आप 5 मरले का घर बनाते हो, तो इतनी अमाउंट जब आपने लगवानी किसी बंदे ने आपके थ्रू आउट, तो आप याद रखिए कि उसमें आपको एनटीएन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ आपको टैक्स पड़ जाता है ऑफिस का भी, ठीक है। इसलिए आपने लाजमी, एक तो एनटीएन अपना पर्सनल होता है और एक होता है आपकी फर्म का, तो आपने लाजमी एनटीएन अचीव उनसे लेना है, ठीक है, उनसे हासिल करना है एफबीआर से रजिस्ट्रेशन करवा के। उसके बाद एनटीएन में ही एक ऑप्शन आता है ट्रेडमार्क लोगों का। अगर तो आपने फील्ड में सर्वाइव करना लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप अपना लोगो भी रजिस्टर करवा सकते हैं। इंटेलेक्चुअल, ठीक है, दायरा है पाकिस्तान का, तो वहाँ से आप जाकर अपना लोगो का ट्रेडमार्क नंबर भी ले सकते हैं, ताकि आपके जो फर्म है, आपका जो ब्रांड का नाम है, इसका नाम कोई और यूज़ ना करे, कोई भी कंपनी आपके नाम को यूज़ ना करे, ठीक है। सिक्योरिटी होती है,
तो आपकी पहचान होती है आपका नाम। तो इस वजह से फिर आप एनटीएन बनवा कर उसके बाद उसका लोगो भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, जिसकी इसकी तकरीबन एनटीएन की जो फ़ीस होगी वो 1000 है। फ्री आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, 3000 रुपये आपने एफबीआई में जमा करवाना है, तो तकरीबन 4000 में आप इसको 4300 रुपये में आपका ये एनटीएन मिल जाएगा आपको, ठीक है। और उसके बाद जो ट्रेडमार्क लोगो है, कंपनी रजिस्ट्रेशन है, वो आपका 8000 से 10,000 का खर्चा आता है इस पर, ठीक है। उसके बाद आपका जो ऑप्शन है नेक्स्ट वो है डिग्री एंड इंस्टीट्यूट डिप्लोमा सर्टिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें जो हाईलाइट करने वाला वो है डिग्री, क्योंकि गाइस आपको पता है आप जब ऑफिस बनाना तो आपके पास अथॉरिटी सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। लाइसेंस, अच्छा डिग्री में कि आपके पास बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिविल इंजीनियर की डिग्री का होना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों में से कोई एक है तो आप इस फर्म को ओपन कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अच्छा, डिग्री का होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद लिखा हुआ इंस्टीट्यूट डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ठीक है, आगे स्किल में। अच्छा, इंस्टीट्यूट डिप्लोमा अगर आपने साथ एडिशनल कोई सॉफ्टवेयर का कोई डिग्री का आपने लिया होगा तो उसमें अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपके पास अच्छे ज़्यादा मतलब कि किसी फेमस कॉलेज के आपके पास अगर आपने एकेडमिक डिप्लोमास किए हुए हैं, जैसे ऑटो कैड का डिप्लोमा होता है, शॉर्ट कोर्सेज का होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्सेज किया हुआ है, उसके बाद आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोई भी आपने कोर्सेज किया तो आप उसको भी, या डीए किया हो 3 साल आर्किटेक्चर का किया हो तो वो भी आप उसको ऑफिस में रखें, ताकि जब भी कस्टमर आता है उसको पता हो कि आप जिस बंदे से बात कर रहे हैं वो ग्रेजुएट है, ठीक है, एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है। मतलब कि हर बंदा होता है ना उठा के बन जाता है, वो बंदा नहीं है, एक प्रोफेशनल बंदा है, वो फिर आपकी फ़ीस भी प्रॉपर आपको पे करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो डिप्लोमा वो लाजमी होना चाहिए, डिग्री होनी लाजमी है आपके पास, अदरवाइज़ इसको आप हल्के में ना लीजिएगा। स्किल, उसके बाद आपके पास जो भी अदर आपने सॉफ्टवेयर पे जो आपने 3-3 माह का, 6-6 माह का, 1 साल का जो आपने शॉर्ट कोर्स किया हो तो उसकी डिग्री या उसका डिप्लोमा आपने लाजमी वहाँ ऑफिस में मतलब खूबसूरत अंदाज से रख देना है, लगा के रखना, ताकि कस्टमर को इसलिए नज़र पड़े कि वो पता है कि ये बंदा क्वालिफाइड है। इनके अचीवमेंट के सर्टिफिकेट्स हैं जो आपने रिसेंट किसी फर्म के साथ काम किया हो तो उनके अगर एक होते हैं, एक एजाज़ी तरह की असनाद होती हैं, वो आपने लेनी है, ठीक है, वो आपने रख लेनी, लगानी है दीवारों पर, अच्छी तरह उसको चस्पा करना ताकि एक अच्छा इमेज बने ऑफिस का। अच्छा, डिग्री को भी हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है, इसको आपको बता देता हूँ। अच्छा, लोकेशन। अच्छा, लोकेशन में बहुत ज़्यादा ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हर चीज़ वो कर लेते हैं, कंफ्यूज वो होते हैं लोकेशन पे आके। लोकेशन उसमें मैंने आगे अंडरलाइन में किया हुआ है और उसमें लिखा भी हुआ है ब्रैकेट में, गेटेड कॉलोनी, कमर्शियल एरिया, अपार्टमेंट, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ऑन प्रॉपर्टी और रेंटल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये पॉइंट्स है वो ये काफ़ी आप नोट कर लें, ठीक है। तो वैसे तो काफ़ी पूरी जो वीडियो है इसमें आपको हर एक चीज़ पे मैं डिटेल से बता रहा हूँ, तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लें ताकि आपको ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये लाजमी आपके पास होनी चाहिए, फिर आप एक फर्म का आगाज़ करते हैं। बेशक आप छोटे ही एरिया से स्टार्ट करें या आप मतलब छोटे लेवल से स्टार्ट कर लें, यानी कि छोटी सी शॉप लेकर उसमें स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, या किसी अपार्टमेंट। अच्छा, अब यहाँ पर है गेटेड कॉलोनी। बहुत सी फर्म मैंने देखी है जो गेटेड कॉलोनी में बनी हुई है, ठीक है। वो गेटेड कॉलोनी में बनाई जाएँ बिल्कुल, क्योंकि वो सिक्योर होती है, सिक्योरिटी का भी उनका इशू नहीं होता, ठीक है। लेकिन गेटेड कॉलोनी का आप तब बनाएं जब या तो आपकी वहाँ पर रहायश हो, ठीक है, घर के पास, ताकि आपको पता कि आप अपने टाउन को कवर कर सकें, तो आपकी जो पब्लिसिटी होगी वो आपने पूरे टाउन में आपने अपनी मार्केटिंग करनी है, ठीक है। अपने टाउन के लोगों को बताना है कि भाई मैंने आर्किटेक्चर का काम स्टार्ट किया, आप मुझे कोई काम दें, ठीक है, और मुझे चांस दें, मैं इंशाल्लाह मैं आपके उम्मीद पे पूरा उतरूँगा, बल्कि आपको नए डिज़ाइन से घर डिज़ाइन करके दूँगा, नए आइडियाज़ से, ठीक है। और अच्छा, गेटेड कॉलोनी में और भी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाली थी, वो ये है कि उसमें ये होता है कि बहुत सी मैंने फर्म देखी हैं जो गेटेड कॉलोनी के अंदर, सोसाइटी के अंदर उन्होंने अपना घर लिया होता है, 1 कनाल का, 10 मरले का, 5 मरले का, ठीक है, उसमें उसके अंदर आपने सेटअप लगाया होता है।
लेकिन अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कमर्शियल मार्केट महंगी होती है, रेंट भी ज़्यादा होता है, स्टार्ट करना तो आप गेटेड कॉलोनी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेकिन कुछ लोग ना उस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, को लोगों का अक्सर लोगों के ना माइंडसेट बना होता है सोसाइटी में शॉप जो बनी होती है, हाँ शॉप ले लें अच्छी जगह पर, मार्केट का मिड में होती है जो गेटेड कॉलोनी के अंदर जो शॉप बनी होती है, उनमें आप चले बैठ जाएँ, लेकिन उसमें फिर आप टाउन के लोगों को कवर कर सकते हैं, आउटसाइडर को आप कवर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए अगर आप गेटेड कॉलोनी में लेते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ़ जो क्लाइंट है वो ज़्यादा होना चाहिए। आपके पास क्लाइंट ज़्यादा हैं तो आप गेटेड कॉलोनी में आप अगर ऑफिस बनाते हैं तो वो बाहर से भी आपके कॉन्टैक्ट से आपका अपॉइंटमेंट लेकर आपसे मिल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा गेटेड कॉलोनी मैंने आपको बता दिया। आगे आती है कमर्शियल, हमारा एरिया आता है। अच्छा, कमर्शियल एरिया जो है इसमें आपको पता है आप शॉपिंग मॉल जाते हैं, वहाँ पर भी लोगों ने ऑफिस बनाए होते हैं, वहाँ पर भी पब्लिक का ह्यूज मतलब उसमें क्राउड होता है, काफ़ी ज़्यादा लोगों का हजूम होता है, आना जाना होता है, लोगों ने शॉपिंग के लिए आना होता है, जैसे कि लैलपुर गैलरिया हो गया, डिजिटल मॉल हो गया, और उसके बाद अब तो स्टार आइकन बन रहा है, उसके बाद फिर ये द एज मॉल बन रहा है, ठीक है, मिसाकुल मॉल हो गया, मतलब इस तरह के जो बड़े बड़े मॉल मैंने आपको बता दिए। लाहौर में आप एम्पोरियम मॉल चले जाएँ, पैकिंग मॉल चले जाएँ, तो इस तरह के वहाँ पर भी लोगों ने ऑफिस बनाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, वो रेंट का ही इशू आता है। अगर तो आपके पास अपनी प्रॉपर्टी है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ वहाँ पर अगर आपने कमर्शियल लिया तो फिर अगर तो आपके पास क्लाइंट है तो आप वहाँ पर अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप कमर्शियल मार्केट में चलें, लेकिन स्टार्ट आपको गेटेड कॉलोनी से ही लेना चाहिए, छोटे से एरिया से, ताकि आप ग्रो करते करते आगे जाएँ, ठीक है। और उसके बाद आता है अपार्टमेंट, ठीक है। अपार्टमेंट में ये चीज़ होती है कि आपने शॉपिंग मॉल के ऊपर देखो कि रहायशी के लिए ना, रहायश के लिए वहाँ पर रूम्स बने होते हैं, ठीक है, तो वो भी सबसे बेहतर, ठीक है, वो सिक्योर होता है, फुली सिक्योर होता है, लेकिन बात फिर रेंट पे आ जाती है। अगर तो आपने परचेज़ किया तो वेल एंड गुड है, अगर आपने परचेज़ नहीं किया तो फिर भी उसका रेंट का ही इशू बनता है, ठीक है। तो ऑन प्रॉपर्टी है तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट है, लेकिन ऑन प्रॉपर्टी अगर आपकी अपनी ज़ाती ज़मीन है, ज़ाती शॉप है, ज़ाती घर है, ठीक है, तो आपको बेनिफिट तो है, क्योंकि आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा, आपको काफ़ी जो हो गया मतलब कि वहाँ के लोग भी आपको जानते होंगे, लेकिन उस ऑन प्रॉपर्टी को किसी वैल्यूएबल जगह पे होना चाहिए, जैसे कि घंटाघर, फैसलाबाद का घंटाघर है, ठीक है, लाहौर में अनारकली है, मतलब जो फेमस बाज़ार है, अगर वहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी है फिर आप उसको अपने ऑफिस को वहाँ पर शिफ्ट करें, वहाँ से लॉन्च करें, तो वो आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आता है हमारा नेम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है नेम हमारा आता है। तो नेम जो है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आपको पता है हर इंसान की पहचान उसका एक नाम होता है, ठीक है। अब मेरी जो फर्म है उसका नाम मैंने रखा हुआ है इत्तेफाक आर्किटेक्ट्स, ठीक है, वो बहुत मतलब यूनिक सा नाम है, ठीक है। तो कुछ लोग मतलब डिज़ाइन स्पॉट, डिज़ाइन स्टूडियो, डिज़ाइन सेंटर, ठीक है, इस तरह के नाम रखते हैं, ठीक है। कुछ लोग उसको आर्किटेक्चर फर्म लिखते हैं, यानी कि आर्की हाउस, ठीक है, आर्किटेक्चरल फर्म, ठीक है, सिग्मा सिंडिकेट आर्किटेक्चर फर्म पूरा नाम लिख देते हैं, कुछ स्टूडियो के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ सेंटर लिख देते हैं आगे, कुछ पॉइंट लिखते हैं, आर्की पॉइंट हो गया, ठीक है, आर्किटेक्चर पॉइंट हो गया, कुछ आर्किटेक्चरल कंपनी लिख देते हैं, कुछ आर्किटेक्चर एंड एसोसिएट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो फर्म है ना, वो तो अगर आप फर्म बनाना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं उसमें, आप अगर जिस तरह मैंने आपको बताया आप फर्म स्टार्ट करें तो आप उसको फर्म के तौर पे लेके जा सकते हैं, हाउस भी आप लिख सकते हो, आर्किटेक्चरल हाउस, ठीक है, इस तरह अपना कोई भी नाम चूज़ कर सकते हो, लेकिन यूनिक सा नाम होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये नाम जो है बहुत मैटर करता है, ठीक है। आपकी फील्ड से व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है, आपके बिजनेस पे उसका बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, उसके बाद आर्किटेक्चर जो स्टूडियो है, यानी कि आप स्टूडियो के नाम पे भी, या वो ज़्यादातर इंटीरियर डिज़ाइनर्स अपने नाम के साथ अगर स्टूडियो लिखाते हैं, यानी कि जैसे कि अपीयर डिज़ाइन स्टूडियो, ठीक है, कॉन्सेप्ट स्टूडियो, ठीक है,
आर्क एंड इंटीरियर, इनके आर्ट एंड डिज़ाइन स्टूडियो, इस तरह के नाम वो स्टूडियो लगा सकते हैं। एसोसिएट में मुख्तलिफ लोगों का कंबाइन होकर काम करना होता है, एसोसिएशन उसे कहते हैं। ठीक है, जैसे आप आर्किटेक्ट खुद हो, आपने अगर लड़का रखा हुआ है या आगे कोई कॉन्ट्रैक्टर रखा हुआ है, सिविल इंजीनियर रखा हुआ है, उसको हायर किया हुआ है, तो वो कंस्ट्रक्शन काम वो कर रहा है। ठीक है, आप आर्किटेक्चर का काम कर रहे हैं, आपने एक मैम रखी है या आगे कोई फीमेल स्टाफ रखा है, इंटीरियर डिज़ाइनर का रखा हुआ है, रेनोवेशन का रखा है, टाउन प्लानिंग की टीम पूरी बनाई, तो आप एक एसोसिएशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, एसोसिएशन जो होती है मोस्टली जो है वो कंस्ट्रक्शन की फील्ड के लोग ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी, फ़लाँ एसोसिएट, फ़लाँ अल गफूर एसोसिएट, अल जमील एसोसिएट, अल फैसल एसोसिएट, ठीक है, सईद ब्रदर एसोसिएट, मतलब इस तरह के नाम आप यूज़ कर सकते हैं एसोसिएट। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है वो है हमारे पास इंटीरियर। ठीक है, मतलब कि आपका जो ऑफिस है उसका इंटीरियर अच्छा होना चाहिए, साफ़ सुथरा, क्लीन, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसमें फर्नीचर आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा आप अच्छा कर सकते हैं वो ठीक है, अगर अफोर्डेबल हो तो ठीक है वहाँ पर आपने रखना है। मतलब ये नहीं कहता कि आपने 3 लाख का टेबल लगा देना है ताकि कस्टमर, ठीक है, कस्टमर को आपका काम चाहिए, कस्टमर को आपका ये इनसे नहीं लेना देना, लेकिन फिर भी एक इन्वायरमेंट जो होता है उसको खूबसूरत बनाने के लिए, ठीक है, उसको पता लगे कि आप एक ऑफिस में आया। ठीक है, उसके लिए आपको अच्छा फर्नीचर होना चाहिए। ठीक है, ऑफिस के लिए फर्नीचर होता है। ठीक है, फर्नीचर में आपको एक मीटिंग के लिए आपको टेबल चाहिए, एक आपको मेन टेबल चाहिए, एक डेस्क चाहिए जो उसमें आपने पीसी रखने होते हैं, एलसीडी लगानी है, उसमें काम करना होता है। ठीक है, एसेसरीज में आपको कंप्यूटर चाहिए, ऑटोकैड के लिए 2D की वर्किंग के लिए, 3D के लिए जियोन मशीन चाहिए, कंप्यूटर नहीं चाहिए। जियोन मशीन आपको चाहिए 3D वर्क के लिए, आगे प्रिंटर चाहिए कलर में, ठीक है, डिस्पेंसर चाहिए पानी के लिए, उसके बाद किचन की एसेसरीज हो जाती हैं। ठीक है, बाथ की एसेसरीज हो जाती हैं जो आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए। उसके बाद वर्किंग इक्विपमेंट वो मैं आपको बता दें कि उसमें आपको कंप्यूटर, प्रिंटर ये होने लाजमी चाहिए। ठीक है, अकोमोडेशन, अच्छा अकोमोडेशन लाजमी कोशिश ये करें कि आप जब ऑफिस बनाएं वो इस अपार्टमेंट अगर आप बनाते तो आपके पास अकोमोडेशन आ जाती है, उसमें आपका मेन ऑफिस, ठीक है, वेटिंग रूम, रिसेप्शन, ठीक है, उसके बाद वर्किंग एरिया, ठीक है, जूनियर रूम जो जूनियर का होता है, अकाउंटेंट का रूम, इस तरह आप अपनी अकोमोडेशन को मेंटेन कर सकते हो, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है इतना। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एक हॉल है उसमें आप अकोमोडेट कर सकते हैं सभी को, सारी चीज़ें पार्टीशन बनाकर, वुड की पार्टीशन, एल्युमिनियम के पार्टीशन के साथ बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है, इसको तो हाईलाइट किया नहीं यार, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आता है अकाउंट। ठीक है, अच्छा अकाउंट्स बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब आप कस्टमर से लेन देन करना है तो आपने उसको मतलब कि नेट कैश वाला काम नहीं करना, मतलब कि जो आप फ़ौरन पेमेंट पकड़ी हो जेब में डाली वो काम नहीं करना। आप कोई भी जो फर्म होती है वो अपने जो कस्टमर है उनसे जो भी पेमेंट लेती है वो उसमें बैंक को इन्वॉल्व करती है। ठीक है, उसमें ये होता है कोई बंदा भी आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि जब उसने पेमेंट आपको दी है उसकी जो रिसिप्ट होती है उसको भी मिल जाती है, आपको भी मिल जाती है कि फ़लाँ ने आपके अकाउंट में। तो आप जब फर्म बनाते हैं तो फर्म के नाम पे बना लें, या आप एक पर्सनल अपना अकाउंट, जैसे SBL बैंक है, मिज़ान बैंक है, ठीक है, यूनाइटेड बैंक है, मतलब जितने भी बैंक हैं, ठीक है, UBL है, उसके बाद जितने भी आपके पास बैंक हैं अवेलेबल, आप उनमें से किसी एक या 2 बैंक की अकाउंट आप अपना अकाउंट ओपन करवाएं, फ़र्म का अकाउंट ओपन करवा लें या आप पर्सनल करवा लें। पर्सनल करवाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फ़र्म के अकाउंट में आपको पता 2 बंदों के साइन वगैरह होते हैं तो एक बंदे का फ़ायदा। अगर आप एक सिंगल पार्टनर है तो आप पर्सनल बना लें, अगर आप इनके पार्टनरशिप में अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो आप दोनों के लिए आप एक कंपनी का अकाउंट बना दें ताकि वो भी पेमेंट यूज़ करें, आप भी यूज़ करें। ठीक है, और उसमें आपको रिकॉर्ड होता है आपका, ठीक है, उसमें आप जितनी भी पेमेंट लेनी वो सारे अकाउंट्स में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो ऑप्शन है वो आता है हमारा पब्लिसिटी का। अच्छा, पब्लिसिटी में आपके पास विजिटिंग कार्ड होना चाहिए अट्रैक्टिव आपके फील्ड का,
मतलब ये नहीं कि उसमें लकड़ी बनी हो और आप उसको बेचने का, और कोशिश ये करें कि उस पर कुछ ना बनाओ, वो सिंपल, और जितना वो सिंपल होगा उतना वो यूनिक होगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर आते हैं हम आपकी वेबसाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मैं फिर बता दूं, वेबसाइट सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपने रख कर पहला काम वेबसाइट बनाना है, कि वहाँ पर आपने लिखना है कि अभी हमने ये सर्विस देते, ताकि अब जो भी काम होगा आप इंटरनेट पे अपलोड करते रहें, आपकी कस्टमर्स को, नए कस्टमर्स को पता लगे कि ये बंदा काम कर रहा है, एक्टिव है फील्ड में, उनका काम अच्छा है, वो आपको काम देख कर फिर आपको वो कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। उसके बाद कंपनी की ईमेल लाजमी होनी चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा ऑफिस इत्तेफाक आर्किटेक्ट, मेरी कंपनी के नाम भी इत्तेफाक आर्किटेक्ट के नाम से एक मेरी मेल होगी, साइन बोर्ड होना चाहिए, बाहर जो भी आने वाले गुजरने वाले लोगों को पता हो कि आप एक ऑफिस है, यहाँ पर साइन बोर्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट बोर्ड, ये बहुत ज़रूरी चीज़। जब आप कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपको मिलता है, ठीक है, कोई फर्स्ट या सेकंड प्रोजेक्ट आपको मिलता है, तो वहाँ पर जब आप कोई काम कंप्लीट कर रहे हो या काम को आप सुपरविजन कर रहे हो, तो आपने सबसे पहले वहाँ पर अपना प्रोजेक्ट का बोर्ड लगाना है कि ये जो काम हो रहा है ये अंडर कंस्ट्रक्शन फलां बाय फलां, ठीक है, ये है डिज़ाइन हो रहा है, ये मतलब काम हो रहा है, इसका इंटीरियर का काम हो रहा है, इंटीरियर डिज़ाइनर बाय फलां, उसका आपका बोर्ड आगे कॉन्टैक्ट नंबर उसमें मेंशन हो, ठीक है। ये जी पब्लिसिटी के हैं, और आप जब भी किसी से बारे में मिलें तो अपना विजिटिंग कार्ड अपने दोस्तों को दे दें। अच्छा, उसके बाद जी सबसे मेन जो चीज़ वो है आ जाती है, और वैसे और जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे मेन ही हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारा बजट। अच्छा, बजट की बात करते हैं तो सर बजट में आपने स्टार्ट कर सकते हैं कम से कम, ये जो मैंने आपको सारा बताया, आप 2 लाख से लेकर 5 लाख के दरमियान में रहकर अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको खसारा नहीं होता, मतलब आपको अफोर्डेबल ये चीज़ें। इतने तो आपको पता है कि महंगाई है, इतने 2 लाख से आप 5 लाख के दरमियान आप अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं ये, क्योंकि अगर आप इससे नीचे जाएंगे तो वो फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कोई कस्टमर आपके पास आता है तो आप उसको कैसे एंटरटेन कर सकते हैं, या उसको कैसे आप रिफ़्रेशमेंट दे सकते हैं, खाना पीना, टीम का खाना पीना, आपका खाना पीना, ठीक है, वो हर एक चीज़ उसमें मेंशन होनी। आपका बजट होना चाहिए कि भाई मैंने इतने बजट में इतने रह कर करना है, सैलरी देनी है स्टार्ट में, ठीक है। कुछ लोगों को हो सकता है आपसे सैलरी नहीं पे की जाए, आप सैलरी की जगह उसको पर डे के हिसाब से या कुछ खर्चा वगैरह देना चाहें, वो खर्चा देते हैं। तो उसलिए जो भी मतलब आपने खर्चा देना है तो आपने वो भी लिखना है, काउंट करना है कि ये चीज़ फ़लाँ डेट को फ़लाँ नाम को इतने पेमेंट दी है, ली है, ठीक है। ये सारा जो बजट आपने बना कर रखना है। तो क्योंकि कोई भी फर्म होती है वो बजट के सर पे होती है, बैकअप उसका होना चाहिए, बजट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आपके पास टीम। अच्छा, टीम का होना लाजमी। जब आप स्टार्ट करते हो हो सकता है आप अकेले स्टार्ट करते हो, लेकिन आस्ता आस्ता फिर आपका काम लोड जाता है, क्योंकि एक बंदा जो होता है वो एक वक्त में 2 काम कर सकता है, मतलब एक प्रोजेक्ट या दूसरा प्रोजेक्ट, 2 कामों को वो हैंडल कर सकता है। लेकिन वो 3 से 4 कामों को अगर वो लेगा तो वो सारे कामों का बेड़ा गर्क करेगा, उसका काम नहीं होगा, ठीक है। वो चारों काम उससे हाथ से निकल जाएंगे, वो फिर देखेगा ये क्या हुआ मेरे साथ, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको चाहिए कि आपको हेल्पर जूनियर एक होना चाहिए जो आपका काम का लोड डिवाइड कर सके, ठीक है। अगर आपके पास 2 प्रोजेक्ट है तो आप कहते हैं यार ये जो मेन प्रोजेक्ट है ये मैं खुद कर लेता हूँ, ये जो छोटा सा काम है ये आप कर लो, ताकि हम कम से कम टाइम में कस्टमर को सर्विस दे सकें, ठीक है। तो ये थी टीम। अच्छा, टीम में होना क्या चाहिए, टीम में एक आपके लिए कैड ऑपरेटर चाहिए होगा जो आपको मतलब ऑटो कैड का जो आप प्लान बनाते हैं, ठीक है, वो आपको उसका प्लानिंग करके दे, आप प्लानिंग कर दें, उसको आपकी वर्किंग ड्राइंग बना दे, ठीक है। उसके बाद एक 3D का लड़का होना चाहिए जो 3D का काम करे, ठीक है। एक पर्सन आपके पास होगा जो आपका साइट को देखे, एक बंदा जो आपके अकाउंट्स को देखे, आपका काम होगा आप कस्टमर को डील करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टीम को भी हो गया, हमारे पास आता है बैकअप, ठीक है। ये मैंने आपको मेरे ख्याल से नहीं बताया, बता देता हूँ। अच्छा, बैकअप आपके पास होना चाहिए। अगर आपने रिवर्स में पेमेंट करनी चाहिए, अगर आपने 5 लाख रुपए लगाया तो आपके बैक पे भी एटलीस्ट 3 से 5 लाख रुपया होना लाजमी है। उसकी वजह सर ये होती है कि अगर वहाँ पर आपका काम नहीं चल रहा तो आपको पता होना चाहिए सर्वाइव करना है। चलें यार, टाइम मतलब टाइम लगता है काम को चलने के लिए, आपको पता है 2 साल 3 साल, तब तक कस्टमर नहीं आता तो आप वहाँ पर रेंट पड़ना है, ठीक है, सारी चीज़ें आपने देनी, तो हो सकता है वो आपको खुद से देनी पड़े। तो इसलिए इसका बैकअप बना कर रखिएगा
और दूसरा जो भी आप काम कर रहे होते हैं उन सारी चीज़ों का आपने बैकअप बनाना है। बैकअप मतलब आप किसी कस्टमर का काम कर रहे हैं तो उसका बैकअप ना, उसके लिए आप एक अलग से पीसी ले लें, उसमें सारी की सारी फाइलों का एक बैकअप, इसकी कॉपी उसको साथ सेव करते हैं, ताकि अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई मसला बनता है, कोई शॉर्ट सर्किट होता है, आपका डाटा महफूज हो जाए, एक हार्ड में, एक्सटर्नल हार्ड में हो जाए, एक डिवाइस में हो जाए, आपको नुकसान नहीं होता है। और पेमेंट का भी बता दूं कि पेमेंट का अगर काम आपका थोड़ा सा लेट चलता है, फर्म आपकी लेट रन करती है, तो कोई इशू नहीं है, परेशान नहीं होना, अल्लाह तवक्कल होना है, ठीक है, अल्लाह पे तवक्कल रख कर। तो आपने साथ इसको बैकअप भी बनाना है। जैसे जैसे आप कस्टमर आपको मिलते हैं, उसको में से थोड़ी सी अमाउंट आपने एक तो आपने सेव करनी है, एक अल्लाह की राह में देनी है, ठीक है, 10% आप अल्लाह की राह में देते रहें ताकि आपके काम में बरकत बढ़ती रहे, और बाकी जो पेमेंट आप सेव भी करते रहें, ठीक है। उसके बाद जो है वो है क्विक सर्विस, यानी क्विक रिस्पॉन्स या क्विक सर्विस, ठीक है। रिस्पॉन्स मतलब अक्सर ऐसे होता है कि क्विक रिस्पॉन्स में ये चीज़ आती है, क्लाइंट आपको रात को 11 बजे कॉल कर रहा है, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप 11 बजे उसकी कॉल उठाकर तो आप कहेंगे हाँ, मतलब आप डिनाई कर दें, कोई मशीन, आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, सुबह को आप बैक कॉल कर सकते हैं। अगर आप उठा लेते हैं कॉल, रिसीव कर लेते हैं, तो आप उसको बताएं कि सर ये मेरा ऑफ टाइम है, काइंडली आप सुबह को कॉल करना। ऑफिस के लिए लाजमी एक अलग से नंबर रखिएगा, पर्सनल नंबर को ऑफिस के नंबर पर ना मनसूख करें। अक्सर लोग अपना पर्सनल नंबर ही ऑफिस के लिए रख लेते हैं, तो ऐसा नहीं करिए, ऑफिस के लिए अलग से नंबर रखिएगा ताकि आपको पता हो कि आपके फैमिली नंबर अलग हों और आपके कोलीग, आपकी टीम, ठीक है, आपके स्टूडेंट्स, ठीक है, आपके क्लाइंट्स, ठीक है, जहाँ से आप चीज़ों को सेल परचेज़ करनी है, मार्केट के नंबर आपके अलग होने चाहिए मोबाइल में, ठीक है। तो एक नंबर आपने ऑफिस के लिए रखना है और उसको बंद ना करिएगा, ठीक है। जब भी आप क्विक रिस्पॉन्स का मतलब होता है, अगर आपको वर्किंग टाइम कोई भी कॉल आती है, आप नहीं उठा सके, तो फ़ौरन उसके बाद बैक कॉल करें, सर आपकी कॉल आई थी, सर ये था। तो जब क्विक रिस्पॉन्स में आप देंगे तो कस्टमर को पता होगा कि आप एक एक्टिव पर्सन हो, वो आप पे ट्रस्ट करेगा, ठीक है, वो आपसे मुशावरत करेगा, ठीक है, वो आपसे रहनुमाई लेगा। तो क्विक रिस्पॉन्स लाजमी देना है, इग्नोर नहीं करना कस्टमर्स को, ठीक है। हाँ, अगर आप बिज़ी हो तो बाद में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, सर मैं बिज़ी था, इस वजह से आपकी कॉल नहीं रिसीव कर सका, आप मुझे कोई है तो मुझे मैसेज व्हाट्सएप पे छोड़ दें, ठीक है। तो उसके बाद है लास्ट पे जो है वो हमारे पास आता है कम्युनिकेशन स्किल या बॉडी लैंग्वेज भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कम्युनिकेशन सबसे पहले होता है हरूफ की अदायगी को कम्युनिकेशन कहते हैं, कि आपके बात करने का अंदाज़ लगे कि भाई आप एक प्रोफेशनल बंदे हैं, ठीक है, आप उसको वो बात करें, मतलब कि आपको 1000 बातें करने के बजाय आप टू द पॉइंट क्लियरली एक या दो बात करके अपनी बात को मुख्तसर करें, ठीक है। वो कहता है कि अगर आपका कस्टमर कहता है सर इसकी डायरेक्शन का मसला है, तो आप उसको कोई थ्योरीज के कोई डेफिनेशन के साथ उसको क्लियर करें, कोई अथेंटिक उसको बताएं कि सर ये रीज़न है, इस वजह से हम इसको इस तरह प्लान करते हैं, ये डायरेक्शन इस तरह रखी जाती है, ये चीज़। तो आपकी कम्युनिकेशन का जो अंदाज़ है लोगों के साथ, फील्ड के लोगों के साथ, कलीग के साथ, स्टूडेंट के साथ, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपको पता है आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, ये किसी भी फील्ड में कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करती होती है, क्योंकि ये आपकी अक्कासी करती है, आपके बोलने का अंदाज़ पोलाइट होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, सख्त रवैया नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। आप मुस्कुरा कर बात करें, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, अगला बंदा आपको देखकर जज करे कि यार ये बंदा प्रोफेशनल है, ठीक है, इसका अंदाज़ भी अच्छा है, ये बात को सही तरह पिक करता है और बात को समझाता भी है, एक्सप्लेन अच्छा करता है। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको पॉइंट बताई, ये चीज़ें अगर आपके पास हैं, इन चीज़ों पे आपने काम करना है, फिर आप एक आर्किटेक्चर फर्म का बना सकते हैं ऑफिस बेस में, ठीक है। तो कैसी लगी गाइस मेरी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये था हमारा अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑफिस पे, वो हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इसको कवर करना भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आपको जो होम बेस है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से हों और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।